नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र साहू स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देवगीत क्लासेस पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग बीजगणित चैप्टर के अंतर्गत में लास्ट क्लास को कवर करने वाले हैं आज, जिसमें हम लोग समीकरण हल निकाय के बारे में जानेंगे। समीकरण हल निकाय के बारे में जानेंगे कि क्या अद्वितीय हल होता है, क्या आपका अनंततः अनेक हल होता है और किस कंडीशन में आपका कोई हल नहीं आता है। ये आपका 10th का दो चरों का रैखिक समीकरण का एक टॉपिक है। ये अगर इसको आप अच्छे डीप से और पढ़ना चाहते हो तो मैं 10th के प्लेलिस्ट में इसको जब मैं पढ़ाया इस टॉपिक को, तो वहाँ पे मैं उसको एकदम डीप से पढ़ाया हूँ। आप चाहो तो वहाँ पे जा सकते हो। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि अद्वितीय हल के लिए कंडीशन क्या है और उस समय में कौन सी रेखाएं मिलती हैं। ये सब चीज़ों को हमको याद रखना है। पहले ये एक चीज़ जाना जाए कि दो चरों का रैखिक समीकरण का रूप क्या होता है। ये हो गया एक चर एक और ये हो गया एक चर y। दोनों चरों का गुणांक अगर मैं डालूं तो ये हो गया ax और ये हो गया by। x का गुणांक क्या है, a है, y का गुणांक क्या है, b है। दोनों का जोड़ किसके बराबर होता है, एक कोई नियत राशि के बराबर होता है, मतलब कांस्टेंट राशि के बराबर होता है। तो ये क्या है, आपका दो चरों का रैखिक समीकरण का आदर्श समीकरण है, मतलब मानक समीकरण है ये। अब इसी को आप कैसे लिख सकते हो, मतलब कि दो समीकरणों के लिए अगर लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं, a1x प्लस b1y इक्वल टू c1। ये पहले समीकरण के लिए हो गया। दूसरे समीकरण के लिए लिखना है तब कैसे लिखेंगे, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। अब आपको दो समीकरणों की सहायता से बताना है कि उन दोनों समीकरणों का हल किस प्रकार से होगा, अद्वितीय होगा कि अनंततः अनेक हल होगा कि कोई हल नहीं होगा। तो आज की क्लास में हम लोग यही सब चीज को डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिएगा ताकि सबको इसका फायदा हो। स्टार्ट करते हैं हम लोग। जहां से अपने को प्रश्न दिया गया है उसके हिसाब से मैं डायरेक्ट बता रहा हूं। इसको कॉन्सेप्ट आपको पूरा सीखना अच्छे से अगर, तो आप 10th के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। देखिए, अपने को पहले प्रश्न में क्या पूछा, 5x माइनस 8y प्लस 1 आपका रूप क्या था, इसको एक बार ध्यान रखिएगा। ax प्लस by इक्वल टू c के रूप में आपका रेखा दो चरों के रैखिक समीकरण का ये रूप होता है। यहां पे कैसे लिखा है, ये ax प्लस by, b का मान कितना दिख रहा है यहाँ पे -8 प्लस by इक्वल्स टू 1 नहीं है, यहाँ पे +1 है। तो इस 1 को आप क्या करोगे, उस पर ट्रांसफर करोगे पहले। तो 5x माइनस 8y प्लस 1 इक्वल्स टू 0 तथा 3x माइनस 24 डिवाइड बाई 5y प्लस 3/4 इक्वल्स टू 0 का हल क्या होगा आपको बताना है। एक हल, अनेक हल, कोई हल नहीं, अद्वितीय हल। तो पहले आपको कंडीशन जानना जरूरी है कि अद्वितीय हल कब होता है, एक हल कब होता है, आपका अनंत हल कब होता है करके। तो a1 डिवाइडेड बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाई b2 अगर आ गया तो वो क्या होता है, अद्वितीय हल होता है। a1 डिवाइडेड बाई a2 इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 डिवाइडेड बाई c2 आ गया, तब क्या होता है, कोई हल नहीं होता। जबकि a1 डिवाइडेड बाई a2 इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाई b2 इक्वल टू c1 डिवाइडेड बाई c2 आ गया, इसका अर्थ ये है कि उसके अनेक हल मिलने वाले हैं। अब अनेक हल मिलने वाले हैं, इसका अर्थ ये होता है कि ये जो दिया गया जो दो समीकरण रहेगा, वो दोनों समीकरण क्या रहेंगे, एक दूसरे के ऊपर रहेंगे। एक दूसरे के ऊपर होने का अर्थ है समपाती रेखाएं। इस कंडीशन में कोई हल नहीं आ रहा है, आपका आंसर अगर कोई हल नहीं आ रहा है तो इस का जो समीकरण रहेगा, दो समीकरण, वो समीकरण क्या रहेंगे, जो रेखाएं प्रदर्शित करेंगे वो रेखाएं क्या रहेंगे, समांतर रहेंगे। वैसी दो प्रतिच्छेदी रेखाएं प्रदर्शित होगा कब, जब आपको अद्वितीय हल मिलेगा। अद्वितीय हल तब मिलता है जब a1 डिवाइडेड बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाई b2। देखते हैं कि ये a1 a2 b1 b2 ये सब चीज क्या है। आप पहले प्रश्न को देखना, मैं पहला प्रश्न सॉल्व कर रहा हूं, उसमें क्या क्या दिया है, 5x माइनस 8y प्लस 1 दिया है। उस +1 को मैं उस पर ट्रांसफर करूंगा तो ये कितना बन जाएगा, -1। वैसी और क्या दिया है अपने को, 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 24 है, 24 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल्स टू
देखो प्लस 3 डिवाइड बाई 5 है, उसको उस पर ट्रांसफर करेंगे तो कितना बन जाएगा वो -3/5 बन जाएगा। अब इसी को मैं बोला ये किसके रूप में दिख रहा है, सेम टू सेम आपको दिख रहा है ax प्लस बी वाई प्लस सी, दो चरों के रैखिक समीकरण के रूप में दिख रहा है। ये दो चरों का रैखिक समीकरण, और अभी बोला कि इसके जैसा ये समीकरण है, इसके जैसा ये समीकरण है। ये पहला है तो इसके लिए हम लोग नाम देंगे, इसको देंगे हम लोग a1, 5 को क्या बोलेंगे a1, ये हो गया 8 क्या हो गया b1, वैसे ये -1 कितना हो गया c1, 3 क्या हो गया a2, ये -24 डिवाइड बाई 5 कितना हुआ -24 डिवाइडेड बाई 5 कितना हो गया b2, वैसे ये -3/5 कितना हो गया c2 हो गया। ठीक है, इतना क्लियर होगा। आगे ये y है यहां पर। अब मेरे को क्या चेक करना रहता है, a1 बटे a2 कितना आ रहा है, और आगे चेक करूंगा मैं b1 बटे b2 कितना आ रहा है, वैसे चेक करूंगा c1 बटे c2 कितना आ रहा है। इसी के आधार पर मैं जान पाऊंगा कि इसका हल क्या है। तो a1 बटे a2, a1 का मान 5 है, a2 का मान 3 है, तो ये इसका मान कितना आ गया 5/3, a1 डिवाइड बाई a2 का। b1 डिवाइडेड बाई b2 कितना आएगा 8 है, b1 का वैल्यू कितना है 8, -8 है ना, b1 का वैल्यू -8, b2 का वैल्यू -24 डिवाइडेड बाई 5 है। ठीक है, अब माइनस और माइनस यहां से क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। ये 5 छलांग मार के ऊपर जाएगा, ये 8 का मान 8 या 24 में कट जाएगा, तो 5/3 इसका आंसर आएगा। इतने का आंसर कितना आएगा 5/3। इधर देखते हैं पहले, और c1 डिवाइड बाई c2, c1 का वैल्यू कितना है -1, c2 का वैल्यू कितना है -3 डिवाइडेड बाई 5। आगे एक बार और सॉल्व कर लेते हैं। यहां से a1 डिवाइडेड बाई a2, ये और नहीं कटेगा तो इसको लिखते हैं 5/3। आगे बढ़ते जाएंगे, b1 डिवाइडेड बाई b2 इक्वल टू माइनस माइनस कैंसल आउट, 8 एकम 8, 8 तिया 24, ये 5 छलांग मार के ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा फिर से अपने पास 5/3। ऐसे ही इसको देख लेते हैं c1 डिवाइड बाई c2 के लिए। c1 डिवाइड बाई c2 के लिए क्या आएगा, माइनस और माइनस कैंसल आउट, ये 3/5 क्या बन जाएगा 5/3। ठीक है, अब जैसा कि आप देख रहे हैं a1 डिवाइडेड बाई a2 भी 5/3 आया, b1 डिवाइड बाई b2 भी 5/3 आया। तो यहाँ से क्या चीज समझ में आ रहा है कि a1 बटे a2 का मान कितना आ रहा है 5/3, b1 बटे b2 का मान भी कितना आ रहा है 5/3, c1 बटे c2 का मान कितना आ रहा है 5/3। इसका अर्थ क्या हुआ कि a1 बटे a2 इक्वल टू क्या हो जाएगा b1 बटे b2 इक्वल टू क्या हो जाएगा c1 बटे c2, मतलब तीनों क्या हो जाएंगे आपस में बराबर। और आपस में बराबर होने का कंडीशन क्या देता है, आपको अनेक हल देता है। इसलिए इस समीकरण निकाय का हल क्या होगा आपके पास, अनंततः अनेक हल मिलने वाले हैं। क्यों मिला, क्योंकि a1 बटे a2 इक्वल टू b1 बटे b2 इक्वल टू c1 बटे c2, ये चीज आया है। सेकेंड प्रश्न के लिए जाते हैं। अब सेकेंड प्रश्न में क्या बोला, 2x प्लस 5y इक्वल टू 17, 2x प्लस 5y इक्वल टू 17, फिर क्या है 5x प्लस 3y इक्वल टू 14, 5x प्लस 3y इक्वल टू 14। a1 डिवाइडेड बाई a2 क्या दे देगा, अब डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, इतना आप चीज को आप समझ गए होंगे कि ये क्या है a1 है, ये a2 है, ये b1 है, b2 है, c1 है, c2 है। तो a1 डिवाइडेड बाई a2 क्या देगा आपको 2 डिवाइड बाई 5, ठीक, ये a1 डिवाइड बाई a2 है। b1 डिवाइड बाई b2 क्या दे देगा आपको 5/3 देगा। ये कितना देगा आपको 17 डिवाइड बाई 14, 17 डिवाइडेड बाई 14। ये किसका मान है a1 डिवाइडेड बाई a2 का, ये किसका मान है b1 डिवाइडेड बाई b2 का। जैसे कि देख रहे हैं कि ये 2/5 है, ये 5/3 है, दोनों आपस में बराबर नहीं है, इसलिए इसको क्या लिखेंगे बराबर नहीं है करके। और यही कंडीशन आपका कहां पे आ जाता है, अद्वितीय हल के लिए। बहुत सरल सरल प्रश्न है, आपको बस इन स्थितियों को याद रखना होता है। a1 डिवाइडेड बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाई b2 आया, इसका मतलब ये हुआ कि इन समीकरण निकायों का क्या मिलने वाला है आपको, अद्वितीय हल मिलने वाला है।
तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तीसरे प्रश्न के लिए क्या होगा देखते हैं। तीसरा प्रश्न बोला 5x प्लस 3y इक्वल्स टू 12। दूसरा समीकरण कितना है अपना? 15x प्लस 9y इक्वल्स टू 15। a1 डिवाइड बाई a2 5/15, b1 डिवाइड बाई b2 कितना दे देगा? 3/9। c1 डिवाइड बाई c2 कितना देगा? 12/15। अपने को आंसर से मतलब है कंपटीशन एग्जाम में, इसको आप अच्छे से सिस्टमेटिक तरीके से लिखने की जरूरत नहीं है कि a1/a2 बराबर क्या लिख रहे हो करके। उस चीज को मैं समझा दिया पहले प्रश्न में, आपको डायरेक्ट यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ। अब देखो a1/a2 5/15, b1/b2 3/9, c1/c2 12/15। तो ये मिल गया 5 एकम 5, 5 तिया 15, 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब देख रहे हैं जैसे कि ये मिला, ये किसका मान है? a1/a2। ये क्या है? b1/b2। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 3 चौक 12, 3 पंचे 15। a1/a2 का मान भी 1/3 है, जबकि b1/b2 का मान भी कितना है? 1/3। दोनों बराबर हैं, लेकिन ये क्या है? 4/5, जो कि इनके बराबर नहीं है। तो नहीं है, बराबर नहीं है। कौन सा? ये बराबर नहीं है c1/c2 के, लेकिन बराबर है किसके? a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2। ये कंडीशन आपका आ रहा है। अब ये कंडीशन कौन सा होता है आपके पास? तो वो है कोई हल नहीं के लिए। तो कोई हल नहीं के लिए आया। तीसरे प्रश्न का सॉल्यूशन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का उत्तर होगा। ठीक है। अब आपको क्या करेगा? ये तो मैं 3 प्रश्न में ये समझाया कि आपका हल किस प्रकार है। अब क्या करेगा? आपको वो ऐसा कर सकता है कि वो हल को दे देगा पहले से, कि वो बताएगा कि कोई हल नहीं हेतु बोलेगा या फिर अद्वितीय हल हेतु, और वहां पे किसी अचर राशि का मान निकालने बोलेगा। जैसे कि इस प्रश्न में देख सकते हैं 2x माइनस 8y इक्वल्स टू 3 है, तथा kx प्लस 4y इक्वल्स टू 10 में k का मान क्या होगा करके पूछ रहा है आपको। चौथे प्रश्न में क्या निकालना है हम लोग को? k का मान निकालना है। कौन सा कंडीशन दिया है? कोई हल नहीं के लिए। अब मैं जानता हूं, पहले लिखता हूं चौथा प्रश्न का समीकरण लिखता हूं कि 2x माइनस 8y इक्वल्स टू कितना है? 3 है। दूसरा समीकरण kx प्लस 4y इक्वल्स टू है 10। ये किसका वैल्यू है? ये a1 है, ये आपका b1 है, ये आपका c1। इधर क्या है? a2, b2 और ये है c2। अपने को क्या बोला? कोई हल नहीं है तू बोला। अब कोई हल नहीं के लिए क्या कंडीशन आता है? a1 डिवाइडेड बाई a2 इक्वल्स टू b1 डिवाइडेड बाई b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 डिवाइडेड बाई c2। ये क्या है? कोई हल नहीं के लिए कंडीशन है। अपने को कोई हल नहीं के लिए ही निकालना है, तो निकालते हैं। a1 डिवाइडेड बाई a2 इक्वल्स टू b1 डिवाइडेड बाई b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 डिवाइडेड बाई c2। a1 का मान कितना है? यहाँ पे 2 है। a2 का मान कितना है? k है, बराबर b1 का मान कितना है? -8। कोई इसको +8 नहीं करेंगे, वहां पे -8 है। b2 का मान कितना है? b1 का मान कितना है? -8, जबकि b2 का मान कितना है? +4। तो यहाँ पे क्या आएगा? +4। इधर आगे आपको सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। आपको क्या बोला कि k का मान निकालना है, तो यहां से क्या निकल रहा है? k इक्वल्स टू, इसको पलट दो एक बार, या फिर यहां से सॉल्व करते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये -2 आया, तो k का मान कितना हो जाएगा? 2 बटे -2 कितना दे देगा आपको? -1। तो k का मान कितना होगा अपने पास? -1। तो देखो मैं क्या किया, इसको इक्वल्स किया इसके, है ना। a1 डिवाइड बाई a2 इक्वल्स टू b1 डिवाइड बाई b2 से मैं क्या कर लिया? आंसर प्राप्त कर लिया। अगर वो आपको पूछता k का मान क्या नहीं हो सकता करके, वो तो बोला कि k का मान निकालिए करके। अगर वो पूछता कि k का मान क्या नहीं हो सकता करके, तब आपको क्या करना पड़ता? a1 डिवाइड बाई a2 इज नॉट इक्वल टू c1 डिवाइड बाई c2 को सॉल्व करना पड़ता। a1 डिवाइड बाई a2 इज नॉट इक्वल टू c1 डिवाइड बाई c2 से अगर जाएंगे तो ये क्या बनेगा? a1 डिवाइड बाई a2 कितना है? 2 डिवाइडेड बाई k इज नॉट इक्वल टू c1 डिवाइड बाई c2 कितना मिल गया आपको? c1 डिवाइड बाई c2 कितना है? 3 डिवाइड बाई 10। तो यहाँ पे 3 डिवाइडेड बाई 10।
तो k का मान के लिए क्या हो जाएगा, अगर इसको पलटेंगे तो ये बन जाएगा k डिवाइड बाई 2 इज नॉट इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 3। इसको पलट रहे हैं तो ये भी पलटेगा, तो यहाँ से कितना बन जाएगा अपने पास, k इज नॉट इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 3। k का मान 20/3 नहीं हो सकता है। अब इसका मतलब यह नहीं कि k का मान कुछ भी हो जाएगा 20/3 के अलावा, 20/3 नहीं हो सकता है। तो क्या चीज का होगा, वो इससे मिला, क्या मिलना है अपने को, -1 मिलना है। k का मान कितना होना है, -1। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। पांचवें प्रश्न का सॉल्यूशन देख लेते हैं फिर से। पांचवा प्रश्न क्या बोले हैं, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं a1 a2 का मान क्या है, इतना चीज समझ में आ गया आपको। a1 का मान k है, a2 का मान 5 है, b1 का मान 2 है, b2 का मान -3 है, c1 का मान, अब ये -4 इस तरफ है, उसको ट्रांसफर करोगे उस तरफ, वैसे इस +6 को उस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो c1 का मान +4, c2 का मान -6, ठीक है। k का मान होगा, यदि समीकरण के अनेक हल हों तो अनेक हल के लिए कि आपके पास क्या कंडीशन आता है, अनंततः अनेक हल के लिए तीनों क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो a1 डिवाइडेड बाई a2 इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाई b2 इक्वल टू c1 डिवाइड बाई c2 के लिए आपके पास a1 का वैल्यू कितना है, a1 का वैल्यू k है, a2 का वैल्यू 5 है। तो लिखते हैं k डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू b1 का वैल्यू कितना है, 2 है, और b2 का वैल्यू -3 है। तो b1 का वैल्यू 2, b2 का वैल्यू -3 इक्वल टू c1 का वैल्यू कितना है, तो -4 नहीं बोलेंगे, -4 को उस पर ले जाएंगे तो क्या बनेगा, +4। c2 का वैल्यू 6 नहीं बोलेंगे, उसको भी उस पर ले जाएंगे, इस रूप में लाना है ना, तो वो कितना बन जाएगा, -6। ठीक, अब आगे अगर इसको इस पर रखे भी रहते तो भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला होता, क्योंकि -1 इसमें आ जाता, माइनस इसमें रहता, फिर प्लस, तो आना तो माइनस ही है फिर बाद में। अब देखो k का मान कैसे निकल सकता है, k डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 2 डिवाइड बाई -3 इक्वल टू 4 डिवाइड बाई -6 का अर्थ ये है कि ये दोनों पद क्या हो सकते हैं, आपस में बराबर हो सकते हैं। वैसे ही k डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 4 डिवाइड बाई -6 भी आपस में बराबर हो सकते हैं। तो दो मान निकालता हूं मैं यहां से k का, कब, जब मैं इसको बराबर कर रहा हूं तब पहला मान k डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई -3, और क्या है k डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई -6। 4 डिवाइडेड बाई -6 को मैं क्या लिख देता हूँ, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, मतलब कि k डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू कितना मिल गया, -2 डिवाइडेड बाई 3। आगे ये कितना होगा, k डिवाइडेड बाई 5 दूनी 10, तो ये बन गया -10/3। k का मान कितना मिल रहा है, -10/3। यहाँ पे देखते हैं कितना मिल रहा है, k इक्वल टू 5 इंटू 2 माइनस डिवाइडेड बाई -3, तो k इक्वल टू यहाँ से भी क्या मिला आपको, -10/3। तो क्या चीज समझ में आया कि k का मान कितना होगा, -10/3, ऑप्शन नंबर सी। तो फिर आज के लास्ट प्रश्न के लिए सॉल्यूशन देखते हैं। लास्ट प्रश्न क्या बोला, k का मान होगा यदि समीकरण k अद्वितीय हल, अद्वितीय हल के लिए अब कंडीशन याद आना चाहिए, a1 डिवाइडेड बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाई b2। a1 का वैल्यू क्या है, यहाँ पर k है, b1 का वैल्यू 2 है, c1 का वैल्यू 5 है, a2 का वैल्यू 3 है, a2 का वैल्यू 3, b2 का वैल्यू 1 और c2 का वैल्यू 1 है। तो किया जाए इसको, कौन सा प्रश्न है, छठवां प्रश्न, a1 डिवाइडेड बाई a2 इज नॉट इक्वल टू क्या होता है, b1 डिवाइडेड बाई b2। अद्वितीय हल बोला ना, इसलिए ये इक्वेशन आया। और क्या, a1 का वैल्यू कितना दिख रहा है अपने को, k, a2 का वैल्यू 3, तो ये बन जाएगा k डिवाइडेड बाई 3 इज नॉट इक्वल टू b1 का वैल्यू 2 है, b2 का वैल्यू कितना है 1, तो यहाँ पे 1। आगे इसको तिरिया गुना करेंगे अर्थात क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, तो 1 इंटू k कितना देगा आपको, k इज नॉट इक्वल टू 3 इंटू 2 कितना दे देगा 6, तो k इज नॉट इक्वल टू कितना आना है, 6 आना है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। बहुत सरल सरल चीज था, आपको सिर्फ क्या करना है, कंडीशंस को दिमाग में रखे रहना है। कौन सा कंडीशंस, तो ये तीनों कंडीशंस को अच्छे से दिमाग में रखे रहना है। उम्मीद है कि हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आया होगा। अगर हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अब एक नए चैप्टर के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।